अनिल, क्या आप ऑन प्रोडक्ट सर्विस प्रॉमिसेस के डिलीवरिंग के महत्व को स्पष्ट रूप से समझते हैं? स्पष्ट रूप से तो नहीं मैम। क्या आप मुझे इसे और अच्छे से समझा सकते हैं? जरूर। यह कंपनी और कस्टमर रिलेशनशिप का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कस्टमर आपसे खरीदारी कर रहा है, जबकि वही वस्तु आपके प्रतिस्पर्धियों द्वारा चलाई किसी अन्य शॉपिंग आउटलेट में भी उपलब्ध हो सकती है। यह सिर्फ इस कारण से है कि कस्टमर आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विस को महत्व देता है। यह प्रेरित किया जा सकता है आपके द्वारा दी जाने वाली बढ़िया सेवा या आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी से। ग्राहक इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक वैल्यू रखता है। यह आपके व्यवसाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज की खपत है जो एक कंपनी कस्टमर्स को प्रदान करती है। यह वैल्यू पैसे के बराबर है। जैसे कि अगर कोई आउटलेट फोन को मुफ्त में रिचार्ज करने की सर्विस देता है, तो बहुत से कस्टमर उस आउटलेट पर आना चाहेंगे अपना फोन जल्दी से रिचार्ज करवाने के लिए। वैल्यू उससे भी उत्पन्न की जा सकती है जिसे कस्टमर प्राप्त करना चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि आधार कार्ड को अप्लाई करने की सुविधा सिंगल आउटलेट में उपलब्ध है, तो ज्यादातर ग्राहक कहीं और जाने की बजाय उस आउटलेट पर जाएंगे और जरूरी फॉर्म भरेंगे। वैल्यू वो नहीं है जो आप कस्टमर को देते हैं, यह हमेशा कस्टमर होता है जो आपके व्यवसाय को वैल्यू देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम स्मार्टफोन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो यह वही है जो कस्टमर इन विशेषताओं से प्राप्त करता है। अब सभी स्मार्टफोन में कई विशेषताएं होती हैं और उनमें से सभी का उपयोग सभी कस्टमर्स के लिए नहीं होता। कुछ विशेषताएं अपील कर सकती हैं या कुछ कस्टमर्स के लिए उपयोग की जा सकती हैं और कुछ सुविधाएं कुछ अन्य कस्टमर्स के लिए उपयोग की जा सकती हैं। इसलिए स्मार्टफोन की वैल्यू को कस्टमर्स के विभिन्न वर्गों द्वारा अलग अलग वैल्यू दी जाएगी। तो मैम, क्या किसी कमोडिटी या सर्विस की वैल्यू हमेशा कस्टमर के नजरिए से होती है? बिल्कुल अनिल, यह कस्टमर ही है जो आपकी कंपनी की कमोडिटी या सर्विस की वैल्यू या वर्थ का फैसला करता है। वैल्यू हमेशा कस्टमर परिभाषित करता है। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू आपके द्वारा दी जाने वाली प्रोडक्ट या सर्विस की तकनीकी और अन्य सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की विशेषताओं का उपयोग या उपभोग कस्टमर द्वारा किया जा सकता है या नहीं। वैल्यू इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए कस्टमर आपके प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वैल्यू के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वैल्यू कहाँ पाई जाती है। कस्टमर के दिमाग में। वो आपके द्वारा दिए जा रहे प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू के प्रति सचेत भी नहीं हो। हालांकि यदि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस की विशेषताएं पसंद है, तो वह इस पर कोई वैल्यू लगा सकता है। तो क्या आप जानते हैं अनिल, एक एंटरप्रेन्योर या कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर के दिमाग के वैल्यू पर्सपेक्टिव में डालने के लिए क्या कर सकती है? नहीं मैम, बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। हम व्यवसायी क्या कर सकते हैं जिससे कि अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर्स के दिमाग में वैल्यू के रूप में रख सकें? ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या विकल्प है जो एक एंटरप्रेन्योर या कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की वर्थ के लिए कर सकती है। प्राइस आधारित नजरिए से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ावा दे सकते हैं विज्ञापन के द्वारा कि आपका प्रस्ताव प्रतियोगी की तुलना में सस्ता है। यह फिर से कमोडिटाइजेशन की ओर जाता है। इसकी वजह यह है हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है, क्योंकि कोई भी यह नहीं पता कर रहा कि वे कस्टमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस में अलग अलग वैल्यू कैसे जोड़ सकते हैं।
प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वैल्यू पर्सपेक्टिव को अपनाने का एक बड़ा एडवांटेज यह है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ावा दे रहे हैं उसमें एक स्पष्ट फर्क या अंतर होता है आपके प्रतिद्वंदियों से। प्रोडक्ट या सर्विस को वैल्यू देने का एक और तरीका है जो आप कस्टमर्स को प्रदान करते हैं, वह यह है कि कस्टमर को यह समझाने में मदद की जाए कि उन्हें कैसे और कितना फायदा होगा। फिर आप ग्राहकों से उस लाभ का हिस्सा मांग सकते हैं। इस तरह से आप उस प्रोडक्ट या सर्विस के प्रीमियम की कीमत या वैल्यू को जस्टिफाई कर सकेंगे। अब मैं आपको एंटरप्रेन्योर के वैल्यू फ्रेमवर्क के बारे में समझाती हूँ जो कि कस्टमर्स के लिए है। क्या ये फ्रेमवर्क प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू डालने का काम करता है जो कि एक एंटरप्रेन्योर दे सकता है? बिल्कुल, ये फ्रेमवर्क सिर्फ उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। स्क्रीन पर आप एंटरप्रेन्योर के लिए वैल्यू फ्रेमवर्क देख सकते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वैल्यू क्रिएशन। ये वो जगह है जहां आप पहली स्टेज में अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वैल्यू बना सकते हैं। पहली स्टेज में यह सवाल उठता है कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं और आपके प्रस्ताव क्या हैं। दूसरी स्टेज में ये आपके प्रोडक्ट या सर्विस के वैल्यू के डिलीवरी का समय है। यहाँ आपको पहले प्रोडक्ट या सर्विस के ऑपरेटिंग मॉडल की जांच कराने की आवश्यकता है ताकि आप कस्टमर्स को वही प्रस्ताव दे सकें। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तीसरी स्टेज वैल्यू कैप्चर के लिए सेट की गई है। ये वो समय है जब आपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ावा दे दिया है, तो अब आप अपने प्रस्ताव की वैल्यू को कैप्चर या इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की यूनिकनेस के सोर्सेज की जांच करनी होगी। यहाँ आपके प्रतियोगियों से चुनौती आ सकती है कि वो आपके विचारों या डिजाइन्स की नकल क्यों ना करें। अब आता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वैल्यू बनाना। हाँ मैम, ये कैसे करना चाहिए? मैं आपको वैल्यू क्रिएशन के बारे में विस्तृत रूप से बताती हूँ। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू बनाने के लिए पहले आपको यह जांचने की आवश्यकता है कि आपके कस्टमर्स कौन हैं। फिर आपको ये जांचने की आवश्यकता है कि उनकी विशेषताएं जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स क्या हैं। अंत में आपको यह जानकारी इकट्ठा करनी है वे किस समस्या का सामना कर रहे हैं। अब जब आप अपने कस्टमर्स के मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप स्वयं भी कुछ मुद्दों का सामना करेंगे। कुछ मुद्दों को सही तरह से स्पष्ट भी नहीं किया जा सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए आपको कस्टमर से बात करने की आवश्यकता है। अपने कस्टमर्स की समस्याओं या मुद्दों को समझने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस का ऐसा डिजाइन या मिलान करना होगा जो आप उनकी जरूरतों को हल करने के लिए पेश कर सकते हैं। प्रस्ताव बनाने के बाद आपको यह जांचने की आवश्यकता है कि आपका प्रस्ताव कस्टमर द्वारा रखी गई समस्या को कैसे संबोधित कर रहा है। तब आप ये पता लगा पाएंगे कि आप कस्टमर्स को अपने प्रस्ताव के लिए कितना मूल्य दे रहे हैं। इस अनुमान को आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज के साथ आपके प्रस्ताव की रुपी वैल्यू में परिवर्तित किया जा सकता है। आपके प्रस्ताव के रुपए की कीमत के आंकलन के बाद अब समय है आपके कस्टमर्स की वैल्यू डिलीवरी की जांच करने का। हाँ मैम, मैं समझ गया, लेकिन हमें इस पॉइंट से आगे कैसे बढ़ना चाहिए? मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाती हूँ। आप अपने समाधान को कैसे पेश कर रहे हैं? इसके लिए जैसे कि हमने पहले चर्चा की है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके प्रतियोगी द्वारा प्रदान किए गए प्रोडक्ट या सर्विस से कैसे एकदम अलग है। दूसरी बात जो आपको अपने कस्टमर्स को साबित करने की आवश्यकता है वो यह है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके प्रतिद्वंदियों द्वारा प्रदान की गई प्रोडक्ट या सर्विस से कैसे अलग या श्रेष्ठ है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू बनाने की कोशिश करते समय आपको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है कि यह मेरे पैसे कमाने से कम और कस्टमर की समस्या का समाधान कैसे करे उसके बारे में ज्यादा है। आप अपने सहयोगियों को भी ला सकते हैं या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्रस्ताव की वैल्यू बढ़ाने के लिए
पार्टनरशिप बिजनेस भी कर सकते हैं। अब कस्टमर से प्रोडक्ट या सर्विस के मूल्य को प्राप्त करना सीखते हैं। हाँ मैम, कृपया मुझे ये समझाएं। वैल्यू कैप्चर कस्टमर की सबसे पहले डिलीवरी वैल्यू से आता है। वैल्यू कैप्चर करने के लिए बस यह जांचें कि क्या आपका समाधान कस्टमर के लिए फिट बैठता है। इसमें आपके कस्टमर्स की पहुंच, माइंडसेट, स्थान, संस्कृति और शायद भूगोल भी शामिल होंगे। इसके बाद आपको अपने बिजनेस की यूनिकनेस को अपने कस्टमर्स को साबित करने की जरूरत है। इस तरह आप उन्हें समझा पाएंगे कि आपके प्रतिस्पर्धियों को आपके बिजनेस को कॉपी करने से क्या रोकता है। एक्सक्लूसिविटी, सेवा और समाधान प्रोडक्ट या सर्विस की यूनिकनेस के कुछ मूल हैं। यदि आप इन कारकों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बनाई गई वैल्यू का एक हिस्सा कैप्चर कर पाएंगे जो आप प्रदान करते हैं। ये प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में प्रदर्शित होगी कि कितनी वैल्यू बनाई गई है। लगाया गया मूल्य निर्मित मूल्य का हिस्सा है। कस्टमर्स तब स्वयं नोटिस कर पाएंगे कि आपके प्रस्ताव अन्य प्राइसिंग मॉडल से कैसे अलग हैं। प्राइस यानी कि मूल्य हमेशा इस बात से जुड़ा होता है कि आप कस्टमर्स के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लागत, प्रतियोगियों की प्राइसिंग, मार्जिन एक्सपेक्टेशन से अलग कर सकते हैं आपके प्रस्ताव की वैल्यू क्रिएट करने के बाद। इस तरह आपके प्रस्ताव की वैल्यू मार्केट में अधिक हो जाएगी। अब कुछ मान तत्वों को देखें जिन्हें आप उत्पादों के लिए बना सकते हैं। हाँ मैम, हम मूल्य बनाने के लिए उत्पादों का प्रचार कैसे कर सकते हैं? उत्पादों के लिए आपको उत्पाद की विशेषताओं सहित मूल एलिमेंट्स की जांच करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए एक सोलर लालटेन की बिक्री के लिए बता सकते हैं कि इसकी कोई आवर्ती लागत नहीं है, इसको किसी रख रखाव की जरूरत नहीं है, इसमें कोई धुआं या आग नहीं लग सकती। इस तरह आप उत्पाद के लिए मूल्य बना सकते हैं। सेवा के क्षेत्र में वैल्यू एलिमेंट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, ये बता के कि इसमें क्या एडिशनल है। सोलर लालटेन के ही उदाहरण में आप आजीवन वारंटी और अतिरिक्त लाभों को समझने के लिए मुफ्त डेमो प्रदान करके मूल्य एलिमेंट्स बना सकते हैं। पार्टनरशिप व्यवसाय में मूल्य एलिमेंट्स प्रत्येक भागीदार द्वारा प्रदान किए गए ऑफर्स के संयोजन से बनाया जा सकता है। यह ग्राहकों के लिए समाधान के निर्माण को सक्षम बनाएगा और आगे बढ़ाएगा। सोलर लालटेन के उदाहरण में आप और आपके साथी इसका विज्ञापन कर सकते हैं कि यह मोबाइल फोन चार्जर के रूप में भी कैसे काम कर सकता है। अब आइए देखें कि कैसे वैल्यू एलिमेंट्स को वैल्यू एडेड में बदला जा सकता है। मेरा मानना है कि उत्पाद को बढ़ावा देने से अपने आप ही मूल्य बढ़ेगा। खैर, कुछ और भी हैं, मैं आपको और बताती हूँ। वैल्यू एलिमेंट्स को वैल्यू एडिशन में बदलने के लिए आपको पहले ग्राहक सेगमेंट को समझना होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ग्राहकों के विभिन्न भाग या समूह किसी उत्पाद या सेवा की विभिन्न विशेषताओं को महत्व देते हैं। कौन से वैल्यू एलिमेंट्स कौन से सेगमेंट के लिए जरूरी हैं, ये देखना होगा। उसके बाद आप उस उत्पाद या सेवा को वितरित कर सकते हैं जो उसमें मूल्य जोड़ेगी। इसके अलावा आपको ग्राहकों को यह भी बताना होगा कि उनकी जरूरतों के कारण उत्पाद या सेवा बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया गया था। इसके द्वारा ग्राहक व्यवसाय द्वारा प्रदान किए जा रहे मूल्य को समझेंगे। आप एक पिच के रूप में संचार करके इस आवश्यकता को बढ़ावा दे सकते हैं जो ग्राहक की समस्या और पेश किए जा रहे समाधान की पहचान करता है। जैसे ही ग्राहक उत्पाद या सेवा के मूल्य को समझते हैं, आप तुरंत अपने ऑफर के मूल्य पर कब्जा कर सकते हैं। संचार का मूल्य रुपए के मूल्य को बनाए रखने के साथ समाप्त होता है और आप प्रीमियम मूल्य के रूप में इसका एक छोटा हिस्सा मांग सकते हैं। इससे आपका लाभ होगा। हम अपने उत्पादों या सेवाओं को पदोन्नति के लिए सामान्य सेवा केंद्र में कैसे ले जा सकते हैं? आप कुछ कारकों की पहचान करके
CSC या कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ग्राहक कौन है? क्या वे किसान, छात्र, छोटे व्यापारी या अन्य हैं? फिर पता करें कि उनकी समस्या क्या है। क्या यह है जानकारी की कमी, सेवा की कमी, समय पर मदद, कई सेवाओं या प्रदाताओं या अन्य लोगों से जुड़ना है? अगला, उनकी समस्याओं के लिए आपकी क्या पेशकश है? क्या आप उन्हें सरकारी सेवाएं, CSC के माध्यम से अन्य सेवाएं, कोई अन्य उत्पाद, सेवाएं और साझेदारी प्रदान कर सकते हैं जो ग्राहक की समस्या को हल कर सकते हैं? जब आपके पास इन सवालों का जवाब या समाधान होगा तो आप अपने उत्पाद या सेवा के मूल्य पर कब्जा कर सकते हैं। अगला, आपकी प्रत्येक जरूरी पेशकश के लिए आपका प्रतियोगी कौन है? आप अपने ऑफरिंग्स के लिए मूल्य कैसे जोड़ रहे हैं जो आपके प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है? अंत में आप इन्हें अपने ग्राहकों के लिए कैसे बता रहे हैं? यह वास्तव में उत्पादों या सेवाओं के लिए मूल्य पर एक अहम चर्चा थी दिव्या मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है अनिल।